सी। अब इसमें कुछ कंजंक्शन और दिए थे, आइदर आर, नाइदर नॉर, या अदरवाइज, या और, ये सब दिए है ना। इन्हीं सेंटेंसेस को ऐसे नहीं पूछ, जैसे पहला सेंटेंस क्या था, मेक हैस्ट यू विल मिस द ट्रेन। इसको जोड़ते हैं अगर तो आइदर मेक हैस्ट और यू विल मिस द ट्रेन। आइदर में कहते या तो जल्दी करो या तो ट्रेन। नाइदर का प्रयोग नहीं हो पाएगा, निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो नाइदर का प्रयोग होगा। आइदर यार पॉजिटिव के लिए, नाइदर ना निगेटिव सेंटेंस। चलो अगला एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है अपोज करने वाली बात, विरोध बताने वाली बात। ये विरोध में वो नहीं रहता, वो रहता है। इस शब्द से ही मालूम हो रहा है कि ये कंजंक्शन कौन कंजंक्शन होते हैं और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। जब दो वाक्य हो और दोनों वाक्यों में विरोधाभास हो, एक वाक्य पॉजिटिव हो और उसका उलट दूसरा वाक्य हो, यानी उसका विरोध दूसरे वाक्य में किया गया है, तो विरोधाभासी वाक्य हो गए। तो जहां विरोधाभासी वाक्य होते हैं तो उनको हम ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन से जोड़ते हैं। तो लिख लो, बट बोल दे रहे हैं, बट कॉमा हाउ एवर इसमें एवर जोड़ दो। However, still यानी तो भी, ब्रैकेट में लिख लो तो भी, और उनका भी मतलब यही होता है तो भी। एट मीन्स भी होता है तो भी, हाँ। Nevertheless,
नेवरथलेस, नेवरथलेस यानी VRTHLESS लिखा गया है। हो गया कि ना। जब, उसी में आगे लिख लो, जब एक कथन का दूसरे कथन से विरोध हो, खत्म हो गया क्या? जब एक कथन का दूसरे कथन से विरोध हो तो ऐसे वाक्यों को एडवर्सेटिव कंजंक्शन से जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। एक कंपाउंड सेंटेंस देखो, एक चीज ध्यान देना, एडवर्सेटिव कंजंक्शन में ज्यादातर बट, एट, स्टिल और वाई, बट, एट, स्टिल और वाई ज्यादातर इन्हीं कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। बाकी जो वर्ड है वो भी समान अर्थ वाले ही वर्ड हैं। जैसे इसमें एक शब्द आया नेवरथलेस। नेवरथलेस का मतलब होता है कहने की जरूरत नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग बहुत कम करते हैं। ज्यादातर प्रयोग जो है बट, एट, स्टिल और वाई का प्रयोग है। बट का प्रयोग अब कहाँ करते हैं? जैसे एक सेंटेंस में जो कॉम्प्लीमेंट दिया है या ऑब्जेक्ट के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, अगर उसका अपोजिट दूसरे सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया गया है तो समझो कि वह शब्दों का जो है अपोजिशन है, शब्दों का विरोधाभास है। तो जहां शब्दों का विरोधाभास रहता है या एक सेंटेंस पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो वहां हम बट का प्रयोग करते हैं, वहां हम कंजंक्शन बट का प्रयोग करते हैं। जहां समानता रहती है वहां एंड का प्रयोग करते थे क्यूमुलेटिव में। तो ये तो तुम लोग अलग अलग पढ़ रहे हो, उसे एक जगह जब कंजंक्शन हम पढ़ेंगे तो उसमें यही होता है कि एंड का प्रयोग समान अर्थ में किया जाता है और बट का प्रयोग विपरीत अर्थ में किया जाता है। तो जो ऐसे सेंटेंस हमें जिसमें एक सेंटेंस का विपरीत शब्द या विपरीत अर्थ दूसरे सेंटेंस में दिया है तो वहां हम बट का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ले लो,
क्लेवर, दोनों वाक्य में सब्जेक्ट ही है, लेकिन एक वाक्य में उसको लेजी बताया जा रहा है, दूसरे वाक्य में क्लेवर बताया जा रहा है। तो जब इसको एक वाक्य हम बनाएंगे तो सीधा बट का प्रयोग करेंगे जोड़ने के लिए, लेकिन जब जोड़ेंगे तो दूसरे सेंटेंस ही इज लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ही जो है उसका यूज हो चुका है। और हिंदी का जब वाक्य होगा तो हिंदी का वाक्य होगा कि वह लेजी है, आलसी है, परंतु चालाक भी है। चालाक भी है, वो आलसी है परंतु चालाक भी है। लेकिन जब उसका ट्रांसलेशन हम करेंगे तो चालाक भी है, इसकी अंग्रेजी पूरी नहीं बनाएंगे। तो जब अंग्रेजी बनाएंगे इसकी तो हो जाएगा ही इज लेजी बट क्लेवर, ही इज लेजी बट क्लेवर। अब क्लेवर और लेजी दोनों का अर्थ जो है ही के साथ जो है आ जाता है, इसलिए पूरे ही इज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बना लो ही इज लेजी बट क्लेवर। इसमें गलतियां क्या होती हैं कि हम बनाते हैं ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर कर देते हैं, ही इज क्लेवर कर देते हैं, तो एक सेंटेंस बनाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बट के बाद जो है जो एडजेक्टिवल वर्ड हो उसको हम यूज कर देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, बट नहीं होगा, पुअर का अपोजिट नहीं होगा। पुअर शब्द का पुअर का मतलब भाई और ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। वो गरीब है तो भी हाँ ईमानदार है, एक्ट, ही इज पुअर एक्ट ऑनेस्ट। अब एक चीज और देखिए, ही इज पुअर एट ऑनेस्ट, वो गरीब है तो भी ईमानदार है। इसको बट से भी जोड़े तो इसका अर्थ गलत नहीं होगा। वो गरीब है किंतु ईमानदार है, कहाँ गलत, गलत नहीं होगा, वो भी हम जोड़ सकते हैं। ज्यादातर कंजंक्शन जो ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं, ज्यादातर कंजंक्शन समान अर्थ वाले होते हैं, मतलब ज्यादातर, कुछ होते हैं जो निगेटिव वर्ड लिए रहते हैं तो डिफर, लेकिन ज्यादातर समानता होता है। जैसे आर है, अदरवाइज है, क्या दोनों का मतलब एक ही होता है। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ही इज इल, दूसरा सेंटेंस ही इज, ही वर्क्स हार्ड। वह बीमार है, वह कठिन परिश्रम करता है। हाँ, वो बीमार है तो भी कठिन परिश्रम करता है। स्टिल, यहाँ स्टिल हम यूज कर सकते हैं। हाँ क्या, एट, एट वो एट भी लगा सकते हैं।
तो भी स्टील और एक दोनों का अर्थ एक ही होता है। लेकिन जब स्टील लगाएंगे तो वर्क्स हार्ड लगाएंगे, ये देख लेना, स्टील वर्क्स हार्ड। तो भी वर्क्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्क्स हार्ड एक ही शब्द हो रहा है ना, कठिन परिश्रम करना। तो ऐसा थोड़ी नहीं कठिन परिश्रम करना छोड़ देंगे, उसका भाव जो है गलत हो जाएगा। यहाँ तो जैसे क्लेवर का मतलब चालाक है, लेजी का मतलब आलसी है, आलसी चालाक ये दोनों एडजेक्टिव है। यहाँ ये कौन सा हो क्या होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में? वर्क्स वर्ब है, हार्ड उस वर्क्स की विशेषता है, कार्य की विशेषता है, यानी एडवर्ब है जो वर्ब की विशेषता बताए, एडजेक्टिव की विशेषता बताए, एडवर्ब की भी विशेषता बताए, उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब ऐसे ही पहचाना जाता है। तो यहाँ जो है एडवर्ब, तो ही इन स्टील वर्क्स हार्ड। कितना है ये 50 मिनट हो गया। दूसरा तब क्या चलेगा? दूसरा अभी चलेगा, चल रहा है। चलिए अगला इसको खत्म कर लेने तो दो तो एक ही रह गए, तीन हो गए, एक रह गए। डी इलेटिव, ध्यान देना एल और आई एक ही जैसा हो जाता है। ठीक है, इलेटिव का मतलब होता है परिणाम सूचक। Therefore, comma, for, F-O-R, for, so, S-O, so, hence, H-E-N-C-E, hence. Therefore, for, so, hence. अब याद वो therefore का मतलब होता है इसलिए, अतः। so का मतलब भी वही होता है इसलिए। जब हम कोई लेटर लिखते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट यानी शुरू के जो फर्स्ट पार्ट होता है इंट्रोडक्शन का, सेकेंड पार्ट अपना मैटर देते हैं और थर्ड पार्ट लास्ट में लिखते हैं तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम लिखते हैं कि देयरफॉर आई रिक्वेस्टेड,
सो आई रिक्वेस्टेड। सो और देयरफॉर का मतलब एक ही होता है। हेंस का मतलब हेंस में तब, इसका भी मतलब एक ही होता है। ये सब जो है, ये कंजंक्शन जो है, इनको हम कहते हैं इलेटिव। आगे लिख लो इसमें, यदि दो कथनों में जब दो कथनों में कारण परिणाम कारण परिणाम का भाव प्रकट हो, का भाव प्रकट हो, का भाव प्रकट हो, तो उसे इलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। यानी अगर दो सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस में कारण दिया हो, दूसरे सेंटेंस में परिणाम दिया हो, तो उसको हम इलेटिव कंजंक्शन से जोड़ करके एक सेंटेंस बनाते हैं। इसमें बनाने के लिए एक चीज ध्यान देना पड़ता है कि जो बाद वाला सेंटेंस होता है उसको हम पहले लाते हैं और पहले वाले सेंटेंस को बाद में ले जाते हैं। उस जगह पे ऐसा होता है जिन वाक्यों में पहले कारण जो है दूसरे सेंटेंस में दिया है और परिणाम पहले सेंटेंस में दे दिया है, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले कारण लाएंगे, उसके बाद उसका परिणाम लाएंगे। इसलिए हम जो बाद वाले को पहले लाते हैं, पहले वाले को बाद में ले आते हैं। एग्जाम्पल ले लो, आई कैन नॉट डाई इन पीस। ये दो वाक्य हैं, आई कैन नॉट डाई इन पीस। दूसरा है आई एम अ सिनर। आई कैन नॉट डाई इन पीस, ये रिजल्ट बता रहा है कि मैं शांति से नहीं मर सकता, ये रिजल्ट है। कारण क्या है, आई एम ए सिनर, मैं एक पापी हूं, तो क्या करेंगे, आई एम ए सिनर, therefore I cannot die in peace. I am a sinner, so I cannot die in peace. सॉरी, ये आई सब्जेक्ट, आई एम ए सिनर सो कैन नॉट डाई इन पीस। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं,
He left his studies. He left his studies. He had no money. वो क्यों अपनी स्टडी छोड़ दिया? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो ये तो क्योंकि हो गया, लेकिन हम अगर इसलिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? He had no money. उसके पास पैसा नहीं था इसलिए हाँ अपनी पढ़ाई छोड़ी। He had no money. So या देयर को कोई भी लगा सकते। So left his studies. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, तो ये पहली विधि थी। कंपाउंड सेंटेंस बनाने की पहली विधि थी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 4 प्रकार के हो गए। पहला क्यूमुलेटिव, दूसरा अल्टरनेटिव, तीसरा एडवर्सेटिव और चौथा इलेटिव। एक विधि और है प्रोनाउन का प्रयोग करके। ज्यादा हो जाए तो ऊपर बंद कर